जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम नवीनतम सरकारी योजनाएं और नीतियां देखेंगे। जो हाल फिलहाल जो अभी नई नई जो योजनाएं जो स्टार्ट की गई हैं, लॉन्च की गई हैं, उसके बारे में देखेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है इसमें हम सफ़र नीति। देखिए, यह नीति जो है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने इस नीति की शुरुआत की थी। इस नीति का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा को बढ़ाना और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाना। अगली है आपका योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य, यानी कि एनपीएस वात्सल्य योजना। यह योजना केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना को शुरू किया था और इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी। इस योजना की घोषणा, और इस योजना के तहत नाबालिगों यानी कि 18 वर्ष से कम आयु के लिए एक पेंशन योजना है ये, ठीक है। और इस योजना के तहत जो है माता पिता न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह निवेश कर सकते हैं, जिसकी कोई ऊपरी सीमा इसकी नहीं है, ठीक है। न्यूनतम है आपका 1,000 रुपये, ठीक है, निवेश करने की सीमा। और दोस्तों, वयस्क होने पर खाते को आसानी से नियमित एनपीएस खाते या फिर किसी अन्य गैर एनपीएस योजना में परिवर्तित किया जा सकता है। और इस योजना को भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्रशासित किया जाएगा। अगली योजना है आयुष्मान भारत पीएम जन योजना। यह योजना दोस्तों आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आपका एबीपीएम जेएवाई के विस्तार को अभी मंजूरी दी है हाल ही में। जो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है यह योजना। और दोस्तों, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए पात्र होंगे इसके तहत। और इस योजना का लाभ जो है लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को दिया जाता है, 4.5 करोड़ परिवारों को दिया जाता है, जिसमें 6 करोड़ जो है वरिष्ठ नागरिक इसमें शामिल हैं दोस्तों, ठीक है। और इसे 2018 में इस योजना को लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, ईयर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यह योजना वर्तमान में पूरे भारत में 12.34 करोड़ परिवारों को 55 करोड़ व्यक्तियों को कवर करती है यह योजना। अगली योजना देखिए, पीएम आशा योजना। भारत सरकार ने किसानों और उपभोक्ताओं को अधिक कुशलता से सेवा प्रदान करने के लिए मूल्य समर्थन योजना यानी कि पीएसएस और मूल्य स्थिरीकरण कोष यानी कि पीएसएफ योजना को पीएम आशा में जो है एकत्रित कर दिया। देखिए, दोनों को एकत्रित किया किसमें? पीएम आशा में। कौन कौन? पीएसएस और पीएसएफ, दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। पीएम आशा में अन्य मूल्य समर्थन योजना यानी कि पीएसएस, मूल्य स्थिरीकरण कोष यानी कि पीएसएफ, मूल्य कमी भुगतान योजना यानी कि पीडीपीएस, और बाजार हस्तक्षेप योजना यानी कि एमआईएस के घटक होंगे ये, ठीक है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को तिलहन, दलहन, खोपरा आदि की उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। और कुल वित्तीय परिव्यय जो है 2025-26 तक जो है 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 35,000 करोड़ रुपए होगा, वित्तीय कुल खर्च किया जाएगा। अब अगला है आपका पीएम ई ड्राइव। तो ये केंद्रीय मंत्रालय ने इस योजना को हाल ही में भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आपका पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट यानी कि पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट है। इसका 2 वर्षों में आपका 10,900 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय है रखा गया है, इतना खर्च किया जाएगा। नोडल मंत्रालय कौन होगा? केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय होगा। और योजना के प्रमुख घटक कौन होंगे? E2W, E3W, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक और अन्य उभरते ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए 3,679 करोड़ रुपए की सब्सिडी मांग प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। और दोस्तों, एसटीयू सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा 14,028 ई बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। मांग एकत्रीकरण जो है 40 लाख से अधिक आबादी वाले 9 शहरों के नाम याद रखिएगा कौन कौन है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता,
चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलोर, पुणे और हैदराबाद में किया जाएगा। और इस योजना से 24.79 लाख E2W 3.16 लाख E3W और 14,028 ई बसों को सहायता मिलेगी। और इस योजना से फास्ट चार्जर, इलेक्ट्रिक ट्रक और ईवी परीक्षण एजेंसियों के आधुनिकीकरण के लिए वित्त पोषण भी शामिल है इसमें, इसके तहत। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए ईवी खरीदारों के लिए ई वाउचर की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। ठीक है, अगला है इसमें पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र यानी कि पीएसएम योजना। इस पहल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों यानी कि पीटीए को आपका इलेक्ट्रिक बसों यानी कि ई बसों की खरीद और संचालन में सहायता करना, जिसका वित्तीय परिव्यय होगा 3,435.33 करोड़ रुपए। इन बसों को उनकी तैनाती की तारीख से 12 साल तक परिचालन सहायता मिलेगी दोस्तों। और यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। अवधि इस योजना की है 2024-25 से 2028-29 तक की अवधि याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। नोडल मंत्रालय कौन होगा? केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय होगा। नेक्स्ट है किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो 7 योजनाओं की घोषणा की गई है वो भी देख लीजिए। तो इसके लिए आपका किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 14,235.30 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाली 7 योजनाओं को मंजूरी दी गई है दोस्तों। इसमें है डिजिटल कृषि मिशन है एक, इस मिशन का कुल परिव्यय जो है 2,817 करोड़ रुपए है। खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान का कुल परिव्यय कितना है? 3,979 करोड़ रुपए है। कृषि शिक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान के लिए कुल राशि व्यय की जाएगी 2,291 करोड़ रुपए। पशुधन के सतत स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए कुल राशि 1,702 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। बागवानी के सतत विकास के लिए कुल परिव्यय 1,129.30 करोड़ रुपए किया जाएगा। और कृषि विज्ञान केंद्र के लिए आपका 1,202 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए कुल परिव्यय 1,115 करोड़ रुपए किया जाएगा। तो याद रखिएगा कितनी राशि किसके लिए व्यय की जाएगी। मौसम विज्ञान देख लीजिए, यह क्या है आपका? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोस्तों हाल ही में 2 वर्षों में 2,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ मौसम विज्ञान को मंजूरी दी है। इसका नोडल मंत्रालय कौन होगा? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय होगा। इसका उद्देश्य होगा वायुमंडलीय विज्ञान, मौसम निगरानी, मॉडलिंग, पूर्वानुमान और प्रबंधन में अनुसंधान, विकास और क्षमता को बढ़ावा देना होगा इसका उद्देश्य। और दोस्तों भारत को मौसम के लिए तैयार और जलवायु स्मार्ट बनाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। और वर्तमान में मिशन मौसम को 2024 से 2026 के दौरान लागू किया जाएगा यानी कि 2 साल के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ईयर आपका। महिला उद्यमिता कार्यक्रम, इसे दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य है 25 लाख महिला उद्यमियों को कौशल, ज्ञान, संसाधन और वित्तीय अनुदान से सशक्त बनाना। और NSDC जो है आपका राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान यानी कि NIESBUD के साथ मिलकर जो है स्किल इंडिया डिजिटल हब यानी कि सिद्ध के माध्यम से निःशुल्क ऑनलाइन 100 शिक्षण उद्यमिता पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। ठीक है, इस पहल के लिए आपका ब्रिटानिया ने भी आपका NSDC के साथ सहयोग किया। किसने? ब्रिटानिया ने भी। अगला है आपका छात्रों के लिए बैगलेस डे। तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए बैगलेस डे के लिए दिशा निर्देश की घोषणा की है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सिफारिश की गई थी कि सभी छात्र जो हैं कक्षा 6 से 8वीं वाले जो हैं के दौरान किसी समय 10 दिवसीय बैगलेस अवधि में भाग लेंगे। ये 23वां विधि आयोग देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत। केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से प्रभावी हुआ है ये 23वां विधि आयोग 1 सितंबर से प्रभावी। 23वें भारतीय विधि आयोग के गठन को अधिसूचित किया है। ठीक है, आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का होगा। विधि आयोग एक गैर संवैधानिक आयोग है ये। ठीक है, गैर संवैधानिक आयोग है ये। और दोस्तों पैनल में कौन कौन होंगे ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। पैनल में एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होंगे, एक सदस्य सचिव सहित जो है 4 पूर्वकालिक सदस्य और अधिकतम 5 जो हैं अंशकालिक सदस्य होंगे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद से आपका नियुक्त 22 विधि आयोग ने सरकार को कुल
289 रिपोर्ट सौंपी हैं। कुल कितने आयोग स्वतंत्रता के बाद? 22 विधि आयोग, ठीक है। और कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व जो है मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले पिछले विधि आयोग का कार्यकाल जो है 31 अगस्त को समाप्त हो गया, ठीक है। 31 अगस्त को जो पिछला विधि आयोग था उसका कार्यकाल जो है आपका समाप्त हो गया दोस्तों। यानी कि कौन सा आयोग था? 22वां था, ठीक है। उसका कार्यकाल कब समाप्त हुआ? 31 अगस्त को। इनीमिया मुक्त भारत रणनीति, ये 6x6x6 रणनीति का उद्देश्य है आपका 6 लाभार्थी आयु समूह, यानी कि 6x6x6 का मतलब है इसमें 6 लाभार्थी आयु समूह होंगे, जिसमें कि पहला है 6 to 59 का एज होगा, और आपका 5 to 9 वर्ष का होगा बच्चे होंगे, और 10 to 19 वर्ष के किशोर होंगे। प्रजनन आयु की महिलाएं, जिसमें कि 15 to 49 ईयर्स होगा, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में 6 हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के माध्यम से इनीमिया को कम करना इसका लक्ष्य है इस रणनीति का। अगला देखिए नमामि गंगे है। ये भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 की जो पहली तिमाही है उसमें नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत 920 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 प्रमुख परियोजनाओं को पूरा और चालू कर दिया है, ठीक है। और ये पहल जो है आपका बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की मुख्य धारा में स्थित है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है आपका बीपीएससी और यूपी के जितने एग्जाम, यूपीपीएससी सार्वजनिक के लिए। देखिए बिहार के मुंगेर में बीपीएससी वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ? बिहार के मुंगेर में परियोजना से सीवर नेटवर्क में सुधार होगा और 366 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी स्थापित किया जाएगा दोस्तों। अगला है आपका मिलियन डिजाइनर यानी कि बिलियन ड्रीम्स कार्यक्रम। देखिए इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM द्वारा लॉन्च किया गया है इस योजना को, कार्यक्रम को, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है इस पहल का? जटिल सामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए जो है पूरे भारत में व्यक्तियों को सिस्टम डिजाइन का ज्ञान प्रदान करना है। और इसका नेतृत्व जो है आपका NRLM के सहयोग से लीप द्वारा किया जाता है, ठीक है। और लीप जो है आपका ये हार्वर्ड की डिजाइन प्रयोगशाला ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन द्वारा बहुविषयक कार्य का एक उत्पाद है, और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ये वित्त पोषित है। कौन? लीप, ठीक है। स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, इसका उद्देश्य है पूरे देश में बागवानी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाना है, और यह वायरस मुक्त उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री तक पहुंच प्रदान करेगा ये दोस्तों। और ये बागवानी के एकीकृत विकास मिशन MIDH के तहत 1766 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्वच्छ पौधा कार्यक्रम यानी कि CPP को मंजूरी दी गई है दोस्तों। राशि याद रखिएगा। और इसकी घोषणा जो है केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। और नोडल मंत्रालय कौन होगा इस योजना के तहत? योजना के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय होगा। अगला है जियो पारसी योजना। ये केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आपका इस योजना को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य आपका वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और संरचित हस्तक्षेपों को अपनाकर पारसी आबादी की घटती प्रवृत्ति को उलटना और उनकी आबादी को स्थिर करना इस योजना का आपका उद्देश्य है। और यह योजना 2013 से 14 में शुरू की गई थी, ठीक है। और दीनदयाल स्पर्श योजना देखिए, ये केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने पूरे भारत में, डाक विभाग द्वारा जो है ये पूरे भारत में छात्रों के बीच डाक टिकट संग्रह में अनुसंधान और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल स्पर्श यानी कि जो डाक टिकट के शौकीन हैं, जो डाक टिकट कलेक्ट करके रखते हैं, मतलब इकट्ठा करके रखते हैं, उनके लिए है, ठीक है। शौक के रूप में टिकटों में योग्यता और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ये आपका छात्रवृत्ति योजना है, ठीक है। और ये पूरे भारत में ये योजना लागू होगी। और जो मान्यता प्राप्त जो स्कूल हैं, स्कूल के कक्षा 6 से 9 के छात्रों के लिए खुली है, ठीक है ये योजना। और इस स्पाइस योजना देख लीजिए, तो इसका मतलब है आपका स्पाइस का कि निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील अभिनव और सहयोगी हस्तक्षेप के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता लाना स्पाइस योजना का उद्देश्य है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है स्पाइस, ठीक है, स्पाइस फूड्स। तो इसे आपका वित्त वर्ष जो है 2025-26 तक जो है 15वें वित्त आयोग के शेष चक्र के लिए लागू किया जाएगा, जिसमें कुल राशि कितनी व्यय होगी? 422.30 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा।
अगला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS की धारा 479 देख लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपराध करने वालों के लिए ये आपका BNSS की धारा 479 के पूर्वव्यापी लाभ को बरकरार रखा है, ठीक है। और यह धारा जो है, इस धारा के तहत विचाराधीन जो कैदी हैं जिन्होंने अपने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा का कम से कम आधा हिस्सा हिरासत में, मतलब यानी कि जांच, पूछताछ या परीक्षण के दौरान बिताया है, मतलब सजा का आधा हिस्सा जिन्होंने बिताया है वो जमानत के हकदार हैं, ठीक है, इस धारा के तहत। और पहली बार जो है अपराध करने वालों के लिए आवश्यकता अधिकतम सजा की 1/3 तक कम हो जाती है, ठीक है। और यह प्रावधान उन अपराधों पर लागू नहीं होता है जहां सजा जो है आजीवन कारावास या मृत्यु है, वहां पर लागू नहीं होगा ये, ठीक है, ये धारा। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं दोस्तों। 10 साल पूरे हो गए इस योजना के। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये। और प्रधानमंत्री ने यह योजना आपका 15 अगस्त 2014 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस संबोधन में इस योजना की घोषणा की थी। इससे वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में 28 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च का डेट याद रखिएगा, ईयर भी, ठीक है। लॉन्च कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को यह योजना लॉन्च हुआ था, ठीक है। और पिछले दशक में 53.13 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं, जिनमें 29.56 करोड़ महिला लाभार्थी हैं इनमें, ठीक है। इनमें से आपका 66.6% जो है खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं, जिनमें से 55.6% खाते जो है महिलाओं के हैं, ठीक है। 14 अगस्त 2024 तक जनधन खातों में कुल जमा राशि कितनी थी आपका? 2,31,235.97 करोड़ रुपए, ठीक है। और सबसे अधिक खाते जो है उत्तर प्रदेश में खोले गए। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी एग्जाम के लिए, यूपीपीसी आरओ के लिए। सबसे अधिक खाते इस योजना के तहत यूपी में खोले गए और सबसे कम कहाँ दोस्तों? लक्षद्वीप में खोले गए। याद रखिएगा, सबसे अधिक और सबसे कम का, ठीक है, किस राज्य में। योजना की विशेषताएं और उद्देश्य देख लीजिए कुछ। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य जो है बैंकिंग सेवाओं से वंचित व्यक्तियों के लिए बुनियादी बचत बैंक खाता खोलना इस योजना का लक्ष्य है। और PMJDY खाते में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है और इन खातों में नियमित खातों की तरह जमा राशि पर ब्याज भी मिलता है। और दोस्तों खाता धारकों को रुपए डेबिट कार्ड भी दिया जाता है, ठीक है। और डेबिट कार्ड के साथ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी उपलब्ध है और 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट यानी कि OD सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं खाता धारक जो हैं, ठीक है। और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि DBT, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी कि PMJJBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी कि PMSBY और अटल पेंशन योजना यानी कि APY और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक यानी कि मुद्रा योजना के लिए भी पात्र हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। क्लास को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।